नमस्कार, स्वागत है आज की कक्षा में आपका बच्चों। अभी हम जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको आंकड़ों के संकलन की दो विधियों के बारे में बताया था। आंकड़ों के संकलन की चार विधियां हैं और पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में आंकड़ों के संकलन की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का विस्तृत तौर से जानकारी दी थी। आज मैं सामान्य स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि का विस्तृत तौर पर जानकारी दूंगा। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि ज़्यादातर जैसे हम सामान्य देखते हैं कि रेडियो में या टीवी में जैसे न्यूज़ चैनल वाले संवाददाता स्थानीय स्तर पर नियुक्त कर देते हैं और उन संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। बोलने का मेरा अभिप्राय यह है कि इस मेथड में अनुसंधानकर्ता हर जगह विशिष्ट एजेंट नियुक्त कर देता है स्थानीय स्तर पर और उनके द्वारा सूचना प्राप्ति करता है। इस विधि की जो सूटेबिलिटी है, उपयुक्तता, ये विधि पहला इसकी सूटेबिलिटी है कि नीड ऑफ कंटिन्यूस कलेक्शन, जहां निरंतर आंकड़ों की संकलन की आवश्यकता हो, जैसे कि टीवी के अंदर होती है, वहां इस विधि का विस्तृत तौर पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वाइड एरिया, अगर क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत हो, उस क्षेत्र के लिए भी यह विधि काफ़ी उपयोगी है। इसी तरह से तीसरा, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो या टीवी के लिए यह विधि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और जहाँ चौथा पॉइंट है कि जहाँ अधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो, नो नीड ऑफ हायर एक्यूरेसी, जहाँ हमें लगता है कि आंकड़ों की अधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो, वहाँ ये विधि काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। वहाँ इस विधि अब प्रश्न उठता है इस विधि की उपयुक्तता के बाद, इस विधि के गुण और अवगुण। तो इस विधि का पहला गुण आता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कि यह विधि कम खर्चीली है और कम खर्चीली होने के कारण यह विधि काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है या कम एम्प्लॉइज़ या डाटा कलेक्शन के लिए गणकों की आवश्यकता या संवाददाताओं की आवश्यकता कम पड़ती है। दूसरा, वाइड कवरेज, यह सूचनाओं की या क्षेत्र की विस्तृत कवरेज करता है। तीसरा, कंटिन्यूटी, जैसे कि मैंने बताया पहले सूटेबिलिटी में बताया था कि जहां सूचनाओं की निरंतर आवश्यकता होती है, अर्थात इस विधि के माध्यम से हमें पल पल की सूचना प्राप्त होती रहती है। चौथा, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पजेज, की विशेष उद्देश्यों के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है या विशेष जानकारी देता है। इसके बाद
इस विधि की है डिमेरिट्स, अवगुण। तो इस विधि का पहला अवगुण है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, कि इस विधि से हम लोग मौलिकता एक किस्म से क्या हो जाती है, खत्म। इसका ये विशेष अवगुण है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो ज़्यादातर खुद न जाकर स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति करवाता है। इस कारण इस विधि में ओरिजिनलिटी या मौलिकता की कमी पाई जाती है। दूसरा है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का अभाव। एक रूपता का अभाव इसलिए आता है क्योंकि हर जगह के लिए अलग अलग संवाददाता होते हैं और उन संवाददाताओं के कारण हमारी सूचनाओं में एक रूपता नहीं आ पाती। तीसरा कि व्यक्तिगत पक्षपात, अगर संवाददाता पक्षपाती हुआ तो उसके पार्ट में तो सूचना गलत प्राप्त हो सकती है उसके पक्षपात के कारण। चौथा लेस एक्यूरेट, यह विधि या इस विधि में कम शुद्धता पाई जाती है। पांचवा डिले इन कलेक्शन, कि आंकड़ों के संकलन में देरी हो जाती है। कई बार सही सूचना सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। ये इस विधि के डिमेरिट्स हैं। अब इस विधि के बाद जो हमारी अगली विधि है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रश्नावली के माध्यम से और तालिका के माध्यम से इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, तो इस विधि को हमने दो भागों में बांटा था। पहले जैसे मैंने बताया था मेलिंग मेथड और दूसरा है एनुमरेटर मेथड। तो मेलिंग मेथड्स मीन्स कि डाक प्रश्नावली विधि। डाक प्रश्नावली विधि में एक प्रश्नावली तैयार की जाती है अनुसंधानकर्ता द्वारा और उस प्रश्नावली को डाक के माध्यम से जहां से अनुसंधानकर्ता ने सूचना प्राप्त करनी होती है या सूचकों के पास भेज दी जाती है और उन सूचकों से आग्रह किया जाता है कि वो सूचना को उसके पास अर्थात अनुसंधानकर्ता के पास समय पर लौटा दें या लौटाने की प्रार्थना की जाती है। और यहाँ विशेष बात यह है कि जो सूचक होते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, इसमें विशेष बात है। और जहाँ सूचना को गुप्त रखना हो तो उसके लिए यह विधि भी काफ़ी उपयोगी है। तो ये आ गई डाक प्रश्नावली विधि। और डाक प्रश्नावली विधि के बाद इस विधि कि ये विधि कहाँ सुटेबल है, सुटेबिलिटी, तो इस विधि में पहला है जहां क्षेत्र विस्तृत हो, वाइड एरिया, लिखा भी है मैंने जैसे। विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं न जाकर प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कि जहां व्यक्ति शिक्षित हो या शिक्षा का स्तर अधिक हो ताकि सूचक अपनी सूचना को स्वयं अनुसंधानकर्ता को दे सकें, तो वहाँ यह विधि काफ़ी उपयोगी है।
तो ये तो आ गई इस विधि की उपयुक्तता। अब प्रश्नावली विधि के मेरिट्स, तो इसका पहला मेरिट्स है या गुण है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीली। यह विधि कम खर्चीली है क्योंकि सारी सूचना डाक के द्वारा स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। दूसरा ओरिजिनल। ओरिजिनल या मौलिक इसलिए है क्योंकि सूचना स्वयं सूचकों द्वारा भरकर अनुसंधानकर्ता को दी जाती है, अर्थात यह विधि बिल्कुल ओरिजिनल विधि है या मौलिक है। तीसरा वाइड कवरेज, विस्तृत क्षेत्र। तो यह विधि विस्तृत क्षेत्र को कवर करती है, अर्थात विस्तृत क्षेत्र से सूचना प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। तो ये इस विधि के प्रमुख फायदे हैं। इसके बाद आता है इस विधि के अवगुण या डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। तो पहला जो इसका डिमेरिट है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर सूचकों में इंटरेस्ट ना हो कोई सूचना देने में, तो वो सूचना नहीं भरेगा, अर्थात सूचनाओं के प्रति वो उदासीन होगा, तो अनुसंधानकर्ता को सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस विधि में ज़्यादातर लैक ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है क्योंकि सूचक बाध्य नहीं होता है कि वो अनुसंधानकर्ता को सूचना दे सके। दूसरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि इस विधि में कम लचीलापन पाया जाता है। कम लचीलापन इसलिए क्योंकि जो प्रश्नावली है वो पहले ही अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचकों के पास भेज दी जाती है और उन प्रश्नों में वो किसी प्रकार का अब परिवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात इस विधि में कम लोचशीलता पाई जाती है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब ये है कि इस विधि को हम जहां व्यक्ति शिक्षित हो वहां इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना भरने की प्रार्थना करेंगे तो शायद यह विधि उपयुक्त ना हो पाए, अर्थात इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ व्यक्ति शिक्षित होंगे। चौथा बायस्ड, पक्षपात। अगर सूचकों में सूचनाओं को भरने के संबंध में पक्षपात हुआ, तो अगर सूचना देने वाला अपने संबंध में सूचना ही गलत भर के दे दे या रिटर्न कर दे वो, तो इस विधि से नुकसान ज़्यादा होगा, अर्थात गलत सूचना प्राप्त होगी। पांचवा लेस एक्यूरेसी। इस विधि से कम शुद्धता प्राप्त होती है या यह विधि अशुद्ध है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगली विधि है इसके बाद गणक विधि, जो दूसरी विधि है इसमें। तो गणक विधि में जो प्रश्नावली होती है अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार कर ली जाती है और सूचनाएं गणकों के माध्यम से अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं भरी जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, बाय सेंडिंग द क्वेश्चनरीज थ्रू एनोमिनेटर टू हेल्प द इन्फॉर्मेंट इन फिलिंग द आंसर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि गणक
क्या होते हैं। तो गणक का मतलब ये है कि गणक वह व्यक्ति होता है जो अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को भरता है या सूचनाओं को इकट्ठा करता है। अब इसके बाद इस विधि की उपयुक्तता। तो इस विधि की उपयुक्तता में सबसे पहला है कि वाइड एरिया, जहाँ क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत होगा वहाँ के लिए यह विधि काफ़ी उपयुक्त होगी। दूसरा, जैसे कि यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि स्किल्ड, इम्पार्शियल, टैक्टफुल एंड एक्सपीरियंस्ड, जहाँ हमें लगता है कि सूचनाएं किसी कुशल और टैक्टफुल जो व्यक्ति है या इम्पार्शियल है और जिसके पास व्यवहारिकता है और जो व्यक्ति निष्पक्ष भी है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो तो यह विधि काफी उपयुक्त है। तीसरा, कि यदि सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए वहाँ के भाषा की, वहाँ के रीति रिवाजों की, वहाँ के रहन सहन की आवश्यकता हो तो उस क्षेत्र के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। अब गणक विधि के गुण। तो इसका जो पहला गुण है, वाइड स्कोप, विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है। यह विस्तृत क्षेत्र के लिए इस विधि का प्रयोग अच्छा रहेगा। दूसरा, शुद्धता, एक्यूरेसी। अगर हमें अधिक शुद्धता की आवश्यकता हुई तो यह विधि काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि गणकों के माध्यम से सूचना इकट्ठा की जाती है। तीसरा, पर्सनल कांटेक्ट, जहां जो प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट की आवश्यकता हो तो वैसी जगह के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी होगी। अगला है चौथा, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। निष्पक्षता का मतलब ये है कि जो सूचना है वो गणकों के द्वारा खुद अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भरी जाती है, ना कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो जो सूचना होगी उसमें निष्पक्षता पाई जाती है। पांचवा, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता। तो इस विधि में जो गणक होता है वो कुशल होता है, साथ में एक्सपीरियंस्ड होता है। उसको यह पता होता है कि जो वो सूचना इकट्ठा कर रहा है वो किस उद्देश्य के लिए की जा रही है और उसको कौन से आंकड़े इकट्ठे करने हैं या कौन सी सूचना उसको लेनी है। इसलिए इस विधि में कंप्लीटनेस पाई जाती है, पूर्णता पाई जाती है। और लास्ट हमारे पास आ गया डिमेरिट्स। तो इस विधि की डिमेरिट्स, सबसे बड़ी डिमेरिट्स है एक्सपेंसिव। यह विधि बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है। खर्चीली इसलिए क्योंकि यहाँ गणकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है और गणकों की आवश्यकता के साथ साथ गणकों को जैसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है या उनको और ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ती है, और उन सुविधाओं के कारण इन पर अधिक खर्च किया जाता है। वेतन भत्ते या अलग अलग चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। दूसरा है
अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स कि गणकों की उपलब्धता। सबसे बड़ी यह प्रॉब्लम यही है कि योग्य गणकों का अभाव पाया जाता है। स्किल्ड ऐसे गणक जो स्किल्ड हों, टेक्टफुल हों, वहाँ की भाषा, रीति रिवाज या सब चीज़ों को जान पाएं, तो इनका अभाव पाया जाता है। इस कारण यह विधि कई बार अनुपयोगी हो जाती है। अयोग्य गणकों के कारण कई बार गलत सूचना इकट्ठा हो जाती है या गणकों के अभाव में सूचना प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग। यह टाइम काफ़ी समय बर्बाद करने वाला, यह समय इस विधि के द्वारा ज़्यादा लगता है। जैसे कि भारत की जनगणना देखी होगी, या हर 10 वर्षों बाद हमारे देश में गणना होती है, तो वो गणकों के द्वारा की जाती है और ये जो प्रोसेस चलता है इसमें काफ़ी समय लग जाता है। आंकड़ों को आने में लगभग 1 या 2 साल का समय लग जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समय सूचनाओं को प्राप्ति में लगता है। चौथा है नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। यह जो प्राइवेट या निजी अनुसंधान करता है उनके लिए यह विधि काफ़ी अनुपयोगी है, क्योंकि निजी अनुसंधानकर्ता व्यापक स्तर पर गणकों की नियुक्ति करने में असमर्थ होते हैं। तो ये इस विधि की विशेष अवगुण हैं। तो आज हमने 2 विधियों का अध्ययन किया। एक तो पहला आ गया स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, और दूसरा हमने किया प्रश्नावली विधि। और प्रश्नावली विधि में भी हमने 2 प्रकार से बांटा इसको, एक डाक विधि, एक गणक विधि। और इन सब विधियों की हमने उपयुक्तता, अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं वैसे सबसे, कि ये विधियाँ या ये जो विधियाँ हैं कहाँ उपयुक्त हैं और इन सब विधियों के क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। तो ये मेरा विषय है आज का। इसको आपने ढंग से सुनना है और लर्न करना है। धन्यवाद।